वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस क्रम में जो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्टेब्लिश हुआ। ध्यान रखना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है यानी जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है, उसमें जो जज होता है उसकी जो अवधि होती है वो 9 वर्ष की होती है कार्यकाल की अवधि। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश हुए। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का न्यायाधीश कौन है? तो दलवीर भंडारी, ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश के तौर पर मनोनीत है। यानी भारत की तरफ से जो न्यायाधीश हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो दलवीर भंडारी जी हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। चीज़ आपको ध्यान रखनी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? स्थायी सदस्य आपके 5 होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो होते हैं वो कितने हैं? वो 5 हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। स्थायी की बात हो गई 5 और अस्थायी की बात हो गई 10। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो देश हैं उसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ये देश आते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। G20 की स्थापना कब हुई? तो 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। G20 का मुख्यालय कहाँ है? अगला प्रश्न है। तो G20 का मुख्यालय कोई स्थायी मुख्यालय इसका नहीं है। G20 का ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। G20 के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 20 है। G20 जाहिर सी बात है, शब्द से ही जाहिर है, G20 में सदस्य देशों की संख्या जो है कितनी कंट्रीज़ हैं? वो 20 है, यानी कि 20 है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोई स्थायी जो इसका है स्टेबल मुख्यालय नहीं है। G7 के सदस्य कितने हैं देश के? तो शब्द से ही जाहिर है 7 है। G7 के सदस्य देश 7 हैं। अगला है ब्रिक्स समूह में कुल कितने देश हैं? 5 हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। जैसा कि है BRICS, यानी B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2009 में ब्रिक्स इस्टेब्लिश होता है। ब्रिक्स का नया विकास बैंक यानी कि NBD, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कहाँ स्थित है? तो संघाई आपको चीन में पड़ता है। ब्रिक्स का नया विकास बैंक कहाँ स्थित है? संघाई में है, चीन में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना कब हुई? तो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है इस संस्था की। 1948 आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये आपके सारे रिपीटेड प्रश्न है, परीक्षा में देखने को लगातार मिलते हैं। अगला प्रश्न है, WHO का कार्य क्या है यानी वर्क क्या है? स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मामलों का संचालन, ये WHO का कार्य है। IMF की स्थापना कब हुई? 1944 में IMF एस्टेब्लिश होता है। IMF की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF की स्थापना 1944 में होती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF के कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 190 प्लस हैं। 2023 की रिपोर्ट की माने तो IMF के कुल सदस्य जो देश हैं वो 190 से ऊपर हैं। तो IMF की स्थापना 1944, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC और IMF के कुल सदस्य देश 190 प्लस 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। यानी वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश होता है? 1944 में। और IMF कब इस्टेब्लिश होता है? 1944 में। तो ये कॉमन है इन दोनों चीज़ों में, इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है इनका बराबर है। IMF की स्थापना 1944 में होती है और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होती है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जिस तरीके से IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, उसी तरीके से विश्व बैंक का मुख्यालय भी आप वाशिंगटन DC ही बताएंगे। अगला है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। मनीला आपका कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है।
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1966 में, 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना होती है। यूनेस्को का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है, यूनेस्को का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है यूनेस्को का। यूनेस्को का मुख्यालय आपको पता है पेरिस, फ्रांस में है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में यूनेस्को की जो संस्था है वो इस्टेब्लिश होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, या यूनेस्को इस्टेब्लिश होता है, ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। 1945 में इसकी स्थापना होती है। अगला है यूनिसेफ, इसका पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का जो पूरा नाम है वो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। ये भी एक महत्वपूर्ण संस्था है विश्व स्तर पर। इसकी स्थापना 1946 में होती है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है, उसके लगभग एक वर्ष के बाद में यूनिसेफ की स्थापना 1946 में होती है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क, अमेरिका में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला महत्वपूर्ण संगठन है सार्क। सार्क की स्थापना कब हुई? ये पूछा गया है 1985 में, ये थोड़ा बाद का है। 1985 में सार्क की स्थापना होती है और सार्क का जो मुख्यालय आपको पता है काठमांडू, नेपाल में स्थित है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में आसियान की स्थापना होती है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आसियान के सदस्य देश कितने हैं? वो 10 हैं। आसियान से संबंधित 3 प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। इसकी स्थापना 1967 में होती है, इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है, और आसियान के सदस्य देश 10 हैं। अगला प्रश्न है नाटो से संबंधित। प्रश्न कह रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुई? तो 1949 में नाटो की स्थापना होती है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 31 है 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नाटो की स्थापना 1949, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और नाटो के सदस्य देशों की संख्या जो है वो 31 है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। ये तीनों तथ्य आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है ओपीईसी की स्थापना कब हुई? 1960 में ओपीईसी जो संगठन है उसकी स्थापना होती है। ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। वियना, ऑस्ट्रिया, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रिया में जो वियना स्थल है वहाँ पे इसका मुख्यालय है। ओपीईसी के सदस्य देश कितने हैं? वो 13 हैं। ओपीईसी की स्थापना 1960, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया, और ओपीईसी के सदस्य देश जो हैं वो 13 हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में संघाई सहयोग संगठन की स्थापना होती है, एससीओ की स्थापना होती है। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। बीजिंग एक प्लेस है चीन का। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में होती है, इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है, और इसके जो सदस्य देश कितने हैं? वो 9 हैं। जितने भी संगठन हैं उनसे संबंधित यही 3 प्रश्न जो हैं महत्वपूर्ण हैं। एक तो इनकी स्थापना, दूसरा इनका मुख्यालय, और तीसरा उस संगठन में कितने देश हैं। इस तरीके से आपके 3 प्रश्न हर एक संगठन से बन सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और बार बार वहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना कब हुई? तो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जिस तरीके से अन्य संस्थाओं का भी कई का जो महत्वपूर्ण विश्व स्तर की संस्थाएं हैं उनका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। तो आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई यानी आईएलओ की? तो 1919 में। 1919 में इसकी स्थापना होती है आईएलओ की, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये पूछा गया है। इसका हैग में है। हैग आपका नीदरलैंड्स में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय आपका हैग नीदरलैंड्स में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी को पता है 1985 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ह्यूम थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मुंबई पूछा जाए, कहा जाए, या मुंबई कहा जाए, दोनों में है, आपको यही बताना है।
कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका मुंबई में होता है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। जब बात हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात, तो A.O. ह्यूम का नाम बताना है, और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम बताया जाए तो WC बनर्जी का नाम बताना है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है, चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के नेता कौन थे। तो नरम दल के नेता गोखले थे और गरम दल के नेता तिलक थे। तिलक से तात्पर्य बाल गंगाधर तिलक से है। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के नेता क्रमशः आपके नरम दल के गोखले जी हैं और गरम दल के तिलक जी हैं। बाल गंगाधर तिलक को किस उपनाम से जाना जाता है, लोकमान्य। उनका पूरा नाम जब हम लेते हैं, जो हम देखते हैं, तो एक तरीके से उनका नाम जो लोकप्रिय है वो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उनका जो उपनाम है, बाल गंगाधर तिलक को किस उपनाम से जाना जाता है, तो लोकमान्य। ये आपको बताना है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उपनाम। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा था, ये लोकमान्य तिलक जी का ही नारा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया। कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हुई। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हुई। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929 में। आपको पता है लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ 1929 में हुआ। 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित हुआ, पूर्ण स्वराज की जो मांग थी, यानी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया, प्रश्न आपका ये है, पूर्ण स्वराज दिवस आपका कब मनाया गया, ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। दांडी यात्रा कब शुरू हुई, ये आपकी 12 मार्च 1930 को शुरू हुई। ये दोनों ही आपको टाइम पीरियड ध्यान रखने हैं। पूर्ण स्वराज दिवस आपका कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और दांडी यात्रा कब शुरू हुई, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई। दांडी यात्रा किसके विरोध में थी, तो नमक कर के विरोध थी, यानी कि जो नमक पर टैक्स था उसके विरोध में थी। दांडी यात्रा किसके विरोध में थी, नमक कर के विरोध में थी। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 42 में शुरू होता है, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, तो करो या मरो, डू और डाई, ये इसका नारा था भारत छोड़ो आंदोलन का, मूवमेंट का। भारत छोड़ो आंदोलन का समय आपको ध्यान रखना है 1942। और दांडी यात्रा का समय कब शुरू होती है, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, नमक कर के विरोध में। ये तमाम फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, करो या मरो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कब होता है, 47 में होता है, यानी कि 1947 में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन 1947 में होता है, जिस वर्ष देश आज़ाद होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में आया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में आया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो जो विलियम बेंटिक थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को माना जाता है। बेंटिक का नाम आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन जो था इस स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, यानी कि आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, C राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जी कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हुए। और भारत का पहला अटॉर्नी जनरल, महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था, आपके MC सेतलवत, ये आपके भारत के पहले अटॉर्नी जनरल हुए। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका,
MC सेतलवत, ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। भारत का पहला महाधिवक्ता किसे कहा गया? MC सेतलवत को ही कहा गया। इनसे जुड़े 2 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि भारत का पहला अटॉर्नी जनरल भी इन्हीं को कहा गया और भारत का पहला महाधिवक्ता भी इन्हीं को कहा गया, MC सेतलवत को। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन था? तो नारायणन जी जो थे वो भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन जी का नाम आपको ध्यान रखना है, सारे रिपीटेड प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन जी थे। भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? 1951-52 में, आप सभी को पता है। पहली लोकसभा में कुल सदस्य कितने थे? 489 सदस्य पहली लोकसभा में थे। पहली लोकसभा में कुल सदस्य कितने थे? 489। पहली लोकसभा का कार्यकाल कितना था? तो 1952 से 1957 तक, यानी 5 वर्षों का पहली लोकसभा का कार्यकाल कितना, कहाँ से कहाँ तक था? 52 से 57 तक, 1952 से 1957 तक। भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? GV मावलंकर जी भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष हुए। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर। भारत का पहला लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था? तो अनंत शयनम अयंगर जी भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार जी थी, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। भारत का पहला राज्यसभा अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले राज्यसभा अध्यक्ष हुए। भारत की पहली महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थी? तो वायलेट एल्वा जी भारत की पहली महिला राज्यसभा उपसभापति थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहली महिला राज्यसभा उपसभापति। भारत की पहली या फिर कहा जाए कि भारत का पहला योजना आयोग कब बना? तो 1950 में बना। योजना आयोग से संबंधित प्रश्न आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला योजना आयोग आपका 1950 में बनता है। योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो गुलजारी लाल नंदा जी योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष हुए थे। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया था। भारत का पहले जो पंचवर्षीय योजना भारत की पहली हुई थी वो कब शुरू हुई? आपको पता है 51 में शुरू होती है, 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य वो कृषि विकास था, आपको पता है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। भारत में हरित क्रांति कब हुई? 1966 में भारत में हरित क्रांति होती है। ये वर्ष आपको ध्यान रखना है। भारत में हरित क्रांति कब होती है? 1946 में। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, आप सभी को पता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन जी। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन। कुरियन क्या थे? श्वेत क्रांति के जनक के तौर पे माने जाते हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पे MS स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से संबंधित है। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन से। और पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारत में पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, प्रोडक्शन से संबंधित है। भारत में सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से भारत में जो सिल्वर क्रांति है वो संबंधित है। सिल्वर क्रांति आपको ध्यान रखना है, अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस को देखा जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी आपकी परीक्षा होती हैं, स्टेट लेवल की होती हो या सेंट्रल लेवल की होती हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।